Hello class, I am Ujjwal sir and I welcome all of you in my class, and the class is based on your topic that is voice. हम लोग का जो क्लास है आज बच्चों वो वॉइस पर है, ठीक है. एंड दिस इज कंपल्सरी फॉर all classes except 12th. 11वीं तक कह सकते हैं ये काम आएगा, ठीक है. 12th को छोड़ करके बाद में की आपकी बीएससी, ठीक है, बीटेक सभी जगह काम आएंगे. तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आज हम जो है आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज वॉइस. बच्चों, वॉइस का हिंदी अर्थवाच्य होता है, लेकिन हमें कोई हिंदी से लेना देना तो है नहीं, क्योंकि किसी भी एग्जाम में वाच्य को हिंदी में क्या कहते हैं वो नहीं आने वाला, ठीक है. वाच्य बच्चों आपका दो प्रकार का होता है, ठीक है. वॉइस आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है. इट हैज बीन कैटेगराइज्ड इन टू टाइप्स. द फर्स्ट वन इज एक्टिव वॉइस. सबसे पहला जो है बच्चों वह है एक्टिव वॉइस, और जो दूसरा है वह है आपका पैसिव वॉइस. एंड द सेकेंड वन इज पैसिव वॉइस. ओके बच्चों, एक्टिव वॉइस क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव होती है, जिसमें सब्जेक्ट क्या होता है? एक्टिव होता है, सब्जेक्ट एक्टिव होता है, ठीक है. एंड द पैसिव वॉइस क्या है बच्चों? जिसमें ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है, ठीक है. ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है, इसमें ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है, ठीक है. बच्चों यहां पर जो आपको कार्य करना है वो कार्य करना है क्या? एक्टिव टू पैसिव, ठीक है. एक्टिव टू पैसिव, ओके. एक्टिव टू पैसिव वर्क करने हैं आपको. यू हैव टू ट्रांसलेट, यू हैव टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव. आपको जो सेंटेंस ट्रांसलेट करने हैं, आपको जो सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करने हैं, दैट इज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, ठीक है. आपको एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है. तो बच्चों जो आपके एक्टिव सेंटेंस होते हैं, जो एक्टिव वॉइस होता है, जो एक्टिव वॉइस होता है बच्चों, जो एक्टिव वॉइस होता है, द sentences are made just as tense के वहां की जैसा ही बच्चों वॉइस होता है. मतलब टेंस के वाक ही क्या होते हैं? एक्टिव वॉइस के वाक होते हैं. ऑल द सेंटेंसेस ऑफ टेंस आर एक्टिव वॉइस सेंटेंस. ऑल द sentences of tense belong to the sentence of active voice, belong to the sentence of active voice, ठीक है. जो आपके सेंटेंस होते हैं किसके? टेंस के, वही किससे बिलोंग करता है? आपका एक्टिव वॉइस से. दैट सेंटेंस बिलोंग्स टू एक्टिव वॉइस. वही सेंटेंस किसके कहलाते हैं? एक्टिव वॉइस के, ठीक है. और आप सबको पता है टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है. टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? क्योंकि हमने कह दिया एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, क्रिय होता है, ठीक है. सक्रिय होता है कौन? सब्जेक्ट सक्रिय होता है. और ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है, दैट मीन्स यहां पर कर्ता क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट क्या होता है यहां पर? निष्क्रिय होता है, ठीक है. यहां पर निष्क्रिय होता है, बिना क्रिया में नहीं होता, ठीक है. तो बच्चों आपको सबको पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या लिख सकते थे आप. सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिख सकते थे. इफ द सेंटेंस इज असर्टिव एंड निगेटिव, ठीक है. बाद में कि आपको टेंस में बड़ा अच्छे से आपके चैनल पे सारे वीडियोज उपलब्ध है, आप देख सकते हैं. तो टेंस का स्ट्रक्चर हो सकता है क्या? सबसे पहले सब्जेक्ट, देन आफ्टर वर्ब लगाते हैं आप. बढ़िया रहेगा कि हम लोग सीधा क्या लिखें? वर्ब्स लिखें, ठीक है. ये वर्ब्स होते हैं. वर्ब्स दो प्रकार के यहाँ पे लगे हो सकते हैं, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना. तो सब्जेक्ट, देन आफ्टर वर्ब, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, एंड देन आफ्टर एडवर्ब्स. देन आफ्टर आपके पास क्या हो सकते हैं बच्चों? एडवर्ब्स हो सकते हैं, ठीक है. तो ये जनरल सा स्ट्रक्चर होता है ना, असर्टिव सेंटेंस का.
कौन से वॉइस के लिए? एक्टिव वॉइस के लिए, ठीक है ना भाई। सबसे पहले सब्जेक्ट लगी होती है, देन आफ्टर वर्ब्स होते हैं, देन आफ्टर बच्चों ऑब्जेक्ट रहते हैं, देन आफ्टर आपके पास एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है। ये जनरल सा स्ट्रक्चर होता है किसके लिए बच्चों? एक्टिव वॉइस के लिए। जो एक्टिव वॉइस होते हैं उसके लिए जनरल सा स्ट्रक्चर है ये, ठीक है ना। अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो देन आफ्टर आप जो है ना हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाएंगे, है ना। देन आफ्टर आप सब्जेक्ट लगा होगा, ठीक है। और सब्जेक्ट के बाद आपके पास क्या होगा? वर्ब्स होंगे, है ना। वर्ब होगा, अब केवल वर्ब होगा। देन आफ्टर क्या होगा? आपके पास ऑब्जेक्ट होगा, और देन आफ्टर आपके पास क्या होगा? एडवर्ब्स होंगे, ठीक है। एडवर्ब्स होंगे। एडवर्ब्स क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। आप इससे पिछले अपने क्लासेस में पढ़ रखे होंगे, नहीं पढ़ रखे हैं तो अभी तो मैं बता नहीं सकता आपको, लेकिन बाद में आपको इस चैनल पे एडवर्ब्स का जो वीडियोस है वो पता है ना आ जाएगा। बाद में मैं एडवर्ब्स के वीडियोस डाल दूंगा, ठीक है। तो बच्चों ये है हमारा जनरल स्ट्रक्चर किसके लिए? एक्टिव वॉइस के लिए। तो यह ये है। अब सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, है ना, वर्ब्स के बाद, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब्स है। देखो फॉर एनी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के लिए जो मुख्य है, द मेन पार्ट दैट इज वर्ब। फॉर एनी सेंटेंस वर्ब इज द प्रिंसिपल, वर्ब इज द प्रिंसिपल, ओके। वर्ब इज द मैनेजर, वी मैनेज द सेंटेंस। वर्ब इज द मैनेजर which manage the sentence, okay. verb is a word that manage a sentence। वो एक सेंटेंस को क्या करता है? मैनेज करता है, ठीक है। सबसे मुख्य क्या होता है? वर्ब। वर्ब के इर्द गिर्द पूरा वाक्य चलता है। तो दैट मींस वर्ब से पहले जो भी लिखी गई है बच्चों वो क्या होता है? सब्जेक्ट, ठीक है। देख लीजिए वर्ब से पहले क्या लिखा गया है? सब्जेक्ट, ओके। और वर्ब्स के बाद जो बच्चों लिखी होती है वो होता है ऑब्जेक्ट। अब जरूरी नहीं है कि हर एक वाक्य में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना ही आना चाहिए। अगर आपका इच्छा है तो लिखिए, नहीं इच्छा है तो मत लिखिए। समझ में आई क्या बात? यह बात आप समझ जाओ, ठीक है। हाँ, सब्जेक्ट का होना जरूरी है इन द सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस। बच्चों एक्टिव वॉइस का वाक्य मिनिमम कितने शब्दों से बन सकता है? तो मिनिमम आपको सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। जैसे आई गो, एग्जाम्पल क्या है? आई गो। केवल कितने शब्द चाहिए थे आपको बनाने के लिए? सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब, एंड दिस इज मेन वर्ब, दिस इज मेन वर्ब। मिनिमम 2 वर्ड्स। एक्टिव वॉइस को बनाने के लिए मिनिमम 2 वर्ड्स। वर्ब, क्योंकि वर्ब के इर्द गिर्द ही वाक्य चलता है, वर्ब तो चाहिए। और देन आफ्टर सब्जेक्ट, क्योंकि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ही मुख्य है। तो ये 2 शब्द लगा दो, बाद में क्या आपका सेंटेंस बन जाएगा। हाँ, अब उसके बाद अगर आपको इस वाक्य को सजाना है, देन आफ्टर आप यूज कर सकते हैं किसके? ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप एडवर्ब्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हो, कंजंक्शंस का यूज कर सकते हो। तो दिस इज द ज्वेलरी, ये आभूषण होते हैं इसके लिए। दिस इज द ऑर्नामेंट्स, ठीक है। आभूषण है किसके लिए? किसी भी सेंटेंस के लिए। कौन कौन? एडवर्ब्स, ठीक है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस। बट मिनिमम यू हैव रिक्वायर्ड दैट इज 2 words। 2 words are required to make any sentence, ठीक है। That is subject and verb, ठीक है। Verb can be categorized in many types। verb को बहुत सारे प्रकार में बांट सकते हैं, बट यहां पर हम लोग verb को 2 भागों में बांट सकते हैं, that is main verb and helping verb। तो मिनिमम आपको कम से कम क्या चाहिए? सब्जेक्ट एंड verb चाहिए। सब्जेक्ट के साथ आप मेन verb या helping verb दोनों लगा सकते हैं। क्या यह सब सारी बातें मेरी समझ में आ रही है आपको? क्या मेरी संस्कृत आपको समझ में आ रही है? चलिए, तो ज्यादा जरूरी मेरा जो है ना वो एक्टिव वॉइस को पढ़ना नहीं है, बल्कि एक्टिव वॉइस से ट्रांसफर होना कहां है? पैसिव वॉइस। क्यों? क्योंकि एक्टिव वॉइस मैंने बड़ा अच्छे से बता दिया कि ऑल द सेंटेंसेस ऑफ टेंस, टेंस के वाक्य ही किसके हैं? बिलोंग टू द सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के वाक्य को बिलोंग करता है, संदर्भ रखता है। तो इससे पहले क्योंकि आपने टेंस पढ़ रखा है, तो इसीलिए आप एक्टिव वॉइस पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी आपको नहीं है। अब सब्जेक्ट क्या होते हैं मैंने बता दिया आपको। वर्ब से पहले लिखी गई शब्द सब्जेक्ट होती है, वर्ब के बाद लिखी गई वर्ड क्या होती है? ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। अदरवाइज इसके अलावा, ठीक है, ओके, इसके अलावा आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ये भी परिभाषा जान सकते हो कि द डूअर ऑफ अ वर्ब, वर्ब को करने वाला सब्जेक्ट होता है, एंड द वर्ब इज डन ऑन एनीथिंग, किसी चीज पर जो वर्ब की जाती है, दैट इज ऑब्जेक्ट, ठीक है।
द रिसीवर ऑफ वर्ब, वर्ब को रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट होता है। मैं लिख देता हूं यहां पे एक लाइन में, द डूअर ऑफ अ वर्ब, द डूअर ऑफ अ वर्ब, क्रिया को करने वाला क्या कहता है, कर्ता कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। यही क्या होता है हमारे पास, सब्जेक्ट होता है बच्चों। ये किसके बराबर होता है, सब्जेक्ट के बराबर। द डूअर ऑफ अ वर्ब, वर्ब को डूअर, डूअर मींस करने वाला, कर्ता सॉरी काम को करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है या नहीं है। एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट, द रिसीवर ऑफ वर्ब, द रिसीवर, द रिसीवर ऑफ वर्ब, दैट इज ऑब्जेक्ट। जो वर्ब को रिसीव करता है ना, दैट इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, रिसीव करता है। जैसे मैंने आपको एक थप्पड़ लगाया, मैंने थप्पड़ लगाने का काम किया, रिसीव कौन किया, आपने, आपको प्राप्त हुआ, एक थप्पड़ आप पे लगाया, तो यू आर ऑब्जेक्ट, आई एम अ सब्जेक्ट, एंड थप्पड़ लगाना इज अ वर्ब, है ना। यस, चलिए थैंक यू, आगे बढ़े, मिटा दिया जाए इसे। चलिए हाँ जी बच्चों, तो हम लोग आते हैं किस पर, पैसिव वॉइस पर। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस किसकी आवश्यकता है आपको, पैसिव वॉइस की आवश्यकता है। ठीक है, पैसिव वॉइस की आवश्यकता है बच्चों। पैसिव वॉइस में हमने क्या कह दिया, ऑब्जेक्ट इज एक्टिव, ऑब्जेक्ट इज एक्टिव, सक्रिय होते हैं। कौन है सक्रिय होते हैं, ऑब्जेक्ट सक्रिय होते हैं। ऑब्जेक्ट इज एक्टिव इन द सेंटेंस, ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है इसमें। ठीक है, व्हाट कैन बी द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं इसके, स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं, तो बच्चों स्ट्रक्चर हो सकता है हमारा इसका, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें सक्रिय कौन होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इसीलिए वाक्य में सबसे पहले क्या लिखोगे आप, ऑब्जेक्ट लिखोगे। देन आफ्टर आप बच्चों वर्ब लिखोगे, ठीक है ना। देन आफ्टर आप क्या लिखोगे, वर्ब्स लिखोगे। ये वर्ब्स किसके अनुसार से, ऑब्जेक्ट के अनुसार से। ऑब्जेक्ट के लिए जो भी टर्म एंड कंडीशन होती है, उस टर्म्स एंड कंडीशंस को अप्लाई करते हुए, टर्म एंड कंडीशंस को जो है ना आप फॉलो करते हुए उसके लिए वर्ब लिखोगे, जो भी वर्ब यहां लगने वाला है। ठीक है, देन आफ्टर बच्चों आप, ठीक है, देन आफ्टर आप जो है एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां पर आप नॉन ऑब्जेक्ट लगा सकते हो। ठीक है, नॉन ऑब्जेक्ट बच्चों, वाक्य में आपके दो वाक्य हो सकते हैं, ठीक है ना, दो वाक्य हो सकते हैं। तो किसी एक ऑब्जेक्ट जो है वह जो है आपके पास किसी भी सेंटेंस में दो हो सकते हैं। तो यहां पे आप ऑब्जेक्ट पहला लिख दिए, वर्ब्स लिख दिए, सेकंड ऑब्जेक्ट आप लगा सकते हो, और देन आफ्टर बच्चों आप बाय लगा करके सबसे लास्ट में क्या लिखने वाले हो, सब्जेक्ट लिखने वाले हो। ठीक है, ओके, जैसे मैं एग्जांपल दे सकता हूं आपको, क्या कि इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट। एक बात मैं कंफर्म के साथ कह सकता हूं बच्चों कि इस वाक्य में जो आप मेन वर्ब लगाओगे ना, वो थर्ड फॉर्म लगाओगे। ठीक है, ये बात मैं कंफर्म के साथ कह सकता हूं कि हर एक सेंटेंस में अगर वो पैसिव वॉइस का है तो आपको मेन वर्ब के कौन से फॉर्म लगाने हैं, थर्ड फॉर्म। तो इंग्लिश इज टॉट यू बाय मी, आपको मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। देख लीजिए, दिस इज योर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब, दिस इज योर मेन वर्ब, एंड दिस इज योर सेकेंड ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज योर बाय प्लस सब्जेक्ट। बट बच्चों ये जो सब्जेक्ट है ना आपके, वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में होना चाहिए। यहां पर जो सब्जेक्ट है आपका इन ऑब्जेक्ट फॉर्म, इन ऑब्जेक्ट फॉर्म। ठीक है, और बच्चों यहां जो आपने ऑब्जेक्ट लिखाया है ना, ये जो ऑब्जेक्ट लिखे हैं आप, दैट शुड बी इन सब्जेक्ट फॉर्म। किसमें होना चाहिए, सब्जेक्ट फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट रूप में होना चाहिए, क्योंकि वाक्य में सबसे पहले जो आप लगा रहे हो ना, वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, कर्ता के रूप में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहां पे मी लगा दिए, ठीक है ना, मी इज टॉट इंग्लिश, ऐसा नहीं कुछ लगा सकते हैं आप, समझ गए ना। ओके, जैसे मैं अगर आपको दूसरा एग्जांपल देना चाहूं तो मैं दे सकता हूं कि आई एम बीइंग
आई एम, या फिर आई एम बीइंग, क्या, आई एम टॉट बाय मिस्टर सुरेश, ठीक है, मैं सुरेश के द्वारा पढ़ाया जाता हूं, ठीक है, आई एम टॉट, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, बाय पढ़ाया जाता है, मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट, मुझे पढ़ाई जाती है, मतलब पढ़ाया किसी और को जाता है, वो जो काम रिसीव करता है, पढ़ाने का जो काम चल रहा है उसको रिसीव कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, दैट इज ऑब्जेक्ट, बट इन द सब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्ट रूप में है, देख लो, है तो ये ऑब्जेक्ट, बस किस रूप में है, सब्जेक्ट रूप में है, ठीक है, दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज योर मेन वर्ब, ओके, एंड दिस इज बाय, और उसके बाद आपका ये क्या है बच्चों, सब्जेक्ट है। अब क्योंकि ये नेम है बच्चों, तो नेम जो है ना वो कोई सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं होता है उसका, वो तो एक ही रूप में होता है, वो है नाम, है ना, तो दैट इज योर सब्जेक्ट, ओके। कोई समस्या यहां पर, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, जो भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, कोई दिक्कत, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लिया आपने, स्ट्रक्चर देख लिया, एनी एडवर्ब्स बच्चों, इस वाक्य में आपके एडवर्ब्स भी हो सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट के बाद अपना एडवर्ब्स भी लगा सकते हो, ठीक है, एडवर्ब्स लगा सकते हो, किसी वाक्य में आप बाय और सब्जेक्ट लगाने के बाद एडवर्ब्स लगा सकते हो, ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन है आपके पास, या तो आप यहां लगा लो या तो एडवर्ब्स सबसे लास्ट में लगाओ, ठीक है, एग्जाम्पल दिखाऊंगा मैं आपको आगे चल के, तो क्या ये सब सारी बात समझ में आ रही है आपको? हैव यू एनी क्वेरी यू मे आस्क, स्टैंड अप एट योर प्लेस, अपनी जगह पर खड़े हो जाइए एंड प्रश्न पूछिए, मैं जवाब दे दूंगा, खड़े हो गए, पूछ भी लिए, जवाब मेरा यही है कि बैठ जाओ, ठीक है चलिए आगे बढ़े, चलिए, तो दिस इज बाय पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया और क्या रूप हो सकता है वो मैंने बता दिया आपको। चलिए नेक्स्ट, मैं इसको मिटाता हूं और हम लोग नेक्स्ट बातें करेंगे इसके बाद। बच्चों मैं इस पैसिव वॉइस को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ सब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट एंड कुछ पॉजेसिव प्रनाउन की बात कर लूं आपके साथ, ठीक है, मैं इस प्रनाउन की बात कर लूं, थोड़ा सा इससे मैं प्रनाउन की बात कर लूं आपके साथ, ठीक है। ये देखिए क्या, ये देखिए बच्चों, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन भी लिखे हैं, फोर्थ पर्सन नहीं होता भाई, फोर्थ पर्सन नहीं होता है, ठीक है। चले बच्चों, इसमें नंबर भी डालने पड़ेंगे, तो मैं यहां लिख देता हूं सब्जेक्ट, और मैं इसको दो भागों में बांट देता हूं, और वो ये है कि here इज सिंगुलर नंबर एंड here इज प्लूरल नंबर, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर नंबर क्या होता है बच्चों, आई, और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन क्या होता है, वी। सेकेंड पर्सन के लिए सिंगुलर नंबर क्या होता है, यू। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के रूप में सेकेंड पर्सन क्या होता है, यू। बोलिए हाँ या ना। अब आ जाओ इस तरह से ऑब्जेक्ट में, इस तरह से ऑब्जेक्ट में आ जाओ भाई, क्या होगा, सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल, बोलो हाँ या ना। बच्चों ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या आएगा, मी, ठीक है। प्लूरल क्या आएगा, अस, ठीक है। पॉजेसिव को भी भाई सिंगुलर एंड प्लूरल कर दो, सिंगुलर एंड प्लूरल, बोलिए हाँ या ना। बच्चों पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार, स्वामित्व, है ना, अधिकार दिखाना। तो बच्चों आई के लिए फर्स्ट पर्सन के लिए सिंगुलर नंबर में क्या आएगा, माई, और प्लूरल में क्या आएगा, आवर, ठीक है। बच्चों ऑब्जेक्ट में क्या आएंगे यहां पर, सिंगुलर, यू, प्लूरल भी क्या आएगा इसका, यू, और पॉजिटिव में सिंगुलर क्या आएगा, यो, और प्लूरल भी क्या आएगा, यो, ठीक है, यो, ओके। थर्ड पर्सन आ जाए, सिंगुलर क्या होगा, ही,
सी इट नेम, ठीक है। प्लूरल में क्या आएंगे बच्चों, दे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में सेकेंड थर्ड पर्सन में क्या आएगा, सिंगुलर नंबर में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट में हिम, हर, इट, ठीक है, नेम, ओके। इसमें क्या आएगा बच्चों, देम, ठीक है। इसमें क्या आएगा सिंगुलर में, इसमें क्या आएगा, हिज, हर, इट्स, ठीक है। नाम के साथ एपोस्ट्रोफी कॉमा लगा के एस लगा दीजिए। प्लूरल क्या आएंगे बच्चों, प्लूरल में क्या आएगा, देयर, ठीक है। तो ये बच्चों आप टेबल याद कर लीजिए, ये टेबल देख लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको याद रहने चाहिए। ये काम आने वाले हैं आपके स्पेसिफिक वॉइस में, ये वॉइस में बड़ा काम की चीज है ये, ठीक है। ये बड़ा काम की चीज है आपको, ये आपके पेसिव वॉइस में बड़े काम की चीज है ना। यस, देख लीजिए। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड पॉजेसिव। सब्जेक्ट दो नंबर के हो सकते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। ये सिंगुलर क्या है, नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, ठीक है। यस, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए आप अच्छे से, आप इस टेबल को देख लीजिए, बहुत ही आसान सा, बहुत ही साधारण सा टेबल है, जो कि आप पूरे जीवन भर में कई बार पढ़ चुके होंगे इसको, और याद है आपको। देख लीजिए, जिनको याद नहीं है वो लोग जो है इस टेबल को याद कर ले, ठीक है। आगे बढ़े हम, चलिए बढ़ते हैं। मिटा दिया जाए बच्चों, इसको मिटा दूं मैं, चलो मिटा देते हैं। ये पेसिव वॉइस में काम आने वाले बच्चों में। अब देखिए, अब क्या है भैया, अब ये है भैया कि आप समझिए ये कि पैसिव वॉइस बनाना है आपको किस से, दिए गए एक्टिव वॉइस से, ठीक है। दिए गए एक्टिव वॉइस से, दिए गए एक्टिव वॉइस से, ठीक है। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस प्राप्त करना, ठीक है। पैसिव वॉइस आपको प्राप्त करना है, कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान रहे। यह करने के लिए आपको, ऐसा करने के लिए आपको, ठीक है, ऐसा करने के लिए बच्चों आपको निम्न बातें ध्यान रखनी है। कौन सा का, सबसे फर्स्ट रूल है बच्चों, क्या, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तक पहुंचाना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तक पहुंचाना। सब्जेक्ट वाला जो है उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना, ये आपका फर्स्ट रूल है, ठीक है। सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखने जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट की जगह पे लिखने जाएंगे तो इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। चलिए, दूसरा रूल है बच्चों आपके लिए, यहां पर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को बदलना, हेल्पिंग वर्ब को बदलना, ठीक है। किसके अनुसार से, टेंस अनुसार, टेंस अनुसार, टेंस के अनुसार से आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब बदलना है। कैसे बदलोगे वो देखो, कैसे बदलोगे भाई, कैसे बदलोगे। तो बच्चों इंडेफिनिट टेंस, कौन सा टेंस, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस, ठीक है बच्चों। अगर आपका इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट में है, ठीक है, तो आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, वह लगाओगे बच्चों इज, एम, आर, ठीक है। अगर आपका टेंस बच्चों पास्ट इंडेफिनिट का है तो आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, वाज एंड वर, ठीक है बच्चों। अगर आपका फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो आप क्या लगाओगे हेल्पिंग वर्ब, वह लगाओगे बच्चों विल बी या शैल बी, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। यह आपके बच्चों किसके लिए, इंडेफिनिट टेंस के लिए, ओके। अब आइए नेक्स्ट पर, वह बच्चों कंटिन्यूअस टेंस, कौन सा टेंस,
कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। कंटिन्यूअस के लिए बच्चों केवल दो याद रखनी है आपको, प्रेजेंट का एंड पास्ट का, फ्यूचर का कंटिन्यूअस नहीं बनता, ठीक है। तो PRESENT प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट का ही केवल याद रखिए। वो क्या है बच्चों, इसमें आपको जो हेल्पिंग वर्ब इसके साथ लगता है, जैसे इज एम आर लगता है प्रेजेंट में, इज एम आर लगता है ना, उसके साथ बच्चों एक जोड़ देना है, वो है बीइंग, बीइंग, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको पास्ट, फ्यूचर का नहीं बनाना है कंटिन्यूअस, पास्ट का बनाना है बच्चों। सबसे पहले क्या आती थी इसकी हेल्पिंग वर्ब, क्या लगती थी, वाज, वरना इसमें क्या जोड़ देना है, बीइंग। तो दैट मींस बच्चों कंटिन्यूअस टेंस में हम ये कह सकते हैं कि आपको बीइंग एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगाना है। कंटिन्यूअस में आपको एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, बीइंग, ठीक है। तो आपका काम बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब बच्चों हम लोग आते हैं परफेक्ट टेंस पे। किस पर आते हैं, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, ठीक है बच्चों। परफेक्ट टेंस में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं किसका, प्रेजेंट का। तो इसमें क्या लगेगा बच्चों, इसमें सबसे पहले क्या लगती थी, हैज, हैव, हैज एंड हैव लगता था ना, उसके साथ बच्चों बीन लगाना है। उसके बाद पास्ट का देख लीजिए, पास्ट में भी यही करना है, पहले से क्या लगता था, हैड, उसके बाद बच्चों आपको बीन जोड़ना है। अब फ्यूचर में आ जाइए, फ्यूचर में क्या होता था बच्चों, फ्यूचर में जो है आपका हेल्पिंग वर्ब क्या लगता था, विल हैव या शैल हैव, विल हैव या शैल हैव यही लगता था। उसके साथ बच्चों आपको क्या जोड़ना है, बीन जोड़ना है, ठीक है। तो दैट मीन्स हमको परफेक्ट टेंस में बच्चों किसकी आवश्यकता है, परफेक्ट टेंस के लिए बीन की, BEEN, बीन, ठीक है बच्चों। कंटिन्यूअस टेंस में किसकी आवश्यकता है मुझे, बीइंग की। और इंडेफिनिट टेंस में किसकी आवश्यकता है बच्चों आपको, सभी के कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में क्या लगती थी, इज एम आर, तो यहां लाके लगा दीजिए। पास्ट के कंटिन्यूअस में क्या लगती थी, वाज वर, तो वो लाके यहां लगा दीजिए। फ्यूचर के कंटिन्यूअस में क्या लगती थी, विल बी या शैल बी, वो लाके लगा दीजिए। मतलब इंडेफिनिट को क्या चाहिए, कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, कंटिन्यूअस का HV। याद कर लीजिए जल्दी से फॉर्मूला, भाई हेल्पिंग वर्ब बदलना पड़ेगा आपको यहां पर। इंडेफिनिट को कंटिन्यूअस वाला चाहिए, कंटिन्यूअस को बीइंग चाहिए, और परफेक्ट को बीन चाहिए। और बाद बाकी बच्चों सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वॉइस नहीं बनती है, मुझे बनानी भी नहीं है, समझ आई। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, आपको उसके ट्रांसफॉर्म नहीं करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रूल आप समझ गए और सेकेंड रूल समझ गए। जैसे बच्चों आपका यहां पर अगर सब्जेक्ट में आए है ना, तो उसको ऑब्जेक्ट की जगह ले जाओगे तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, मी। और मान लो बच्चों ऑब्जेक्ट में अगर कहीं ही लिखा हुआ है, सॉरी हीम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हीम, तो इसको यहां पे लाके क्या लिखना पड़ेगा, ही। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए आपको, टेबल मैंने इससे पहले बता दिया आपको, है ना, बिल्कुल। अगर यहां पर बच्चों मान लीजिए आपके पास यू लिखा हुआ है, तो इसको यहां पर क्या लिखोगे, यू ही लिखोगे, क्योंकि सब्जेक्ट यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है ना। मान लो बच्चों यहां पर आपके पास वी लिखा हुआ है सब्जेक्ट के तौर पर, तो ये वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा, अस बन जाएगा, बोलिए हाँ या ना, बिल्कुल। तो ये दो मैंने आपको रूल बता दिए। तीसरा है बच्चों कि सभी सेंटेंस में, यहां पर सभी सेंटेंस में जो मैंने आपको बता दिया इससे पहले, कि सभी सेंटेंस में आपको बच्चों वर्ब के कौन से फॉर्म यूज करने हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, ठीक है। ये बात ही आप याद कर लीजिए, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है, थर्ड फॉर्म। बच्चों सभी सेंटेंस में वर्ब के कौन से फॉर्म यूज करने हैं आपको, थर्ड फॉर्म यूज करना है, ठीक है। वर्ब के कौन से फॉर्म यूज करने हैं, थर्ड फॉर्म। बच्चों वर्ब को कुछ नाम दिए जाते हैं, जो आपके वर्ब फॉर्म है ना, वर्ब्स है ना, मेन वर्ब्स है ना, जो मेन वर्ब्स है बच्चों उसको कुछ नाम दिया जाता है। क्या वो है बच्चों, क्या बच्चों प्रेजेंट, देन आफ्टर पास्ट, देन आफ्टर पास्ट पार्टिसिपल, देन आफ्टर प्रेजेंट पार्टिसिपल, देन आफ्टर प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है।
ये वर्ब्स के फॉर्म्स के नाम है बच्चों, पार्टिसिपल, ठीक है, ये वर्ब्स के फॉर्म्स के नाम है। प्रेजेंट फॉर्म वर्ब का मेन वर्ब का फॉर्म कौन सा होता है? V1 वाला। पास्ट का मेन वर्ब का पास्ट फॉर्म कौन सा होता है? V2 वाला, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल कौन सा होता है बच्चों? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। दैट मींस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है बच्चों। मेन वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पास्ट फॉर्म। और मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है बच्चों उसको हम लोग कौन सा फॉर्म बोलते हैं? प्रेजेंट फॉर्म। ये दूसरा नाम है इसका, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल। और जो बच्चों आईएनजी वाले फॉर्म है, V1 के साथ जो आप आईएनजी लगाते हो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो बच्चों यहां पर आपको याद रहे कि आपको वॉइस में क्या लगाना है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाना है, ठीक है। यह बात ही मैंने आपको बता दिया, क्या कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाने हैं आपको, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। केवल यही लगाने हैं आपको बच्चों, बाद बाकी और कुछ नहीं, कोई फॉर्म्स नहीं चाहिए। इस सेंटेंस में आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाने, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना, जिसे आप क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए इतना कुछ देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको आप बाद में पढ़ सके। ये उज्जवल सर के द्वारा डिजाइन किया गया है, ठीक है ना, उज्जवल सर के द्वारा। तो आपको कुछ अलग देखने को मिल रहा होगा, यहां पर अलग तरीके से देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। बिकॉज इट हैज बीन डिजाइन्ड बाय योर मोस्ट रिक्वायर्ड टीचर उज्जवल सर, ठीक है ना। चलिए मिटा दो मैं इसको, चलिए मिटा दिया। ये लीजिए बच्चों, मैंने ऐसे मिटा दिया। कितने रूल बता दिए मैंने आपको? 2 रूल बता दिए। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह पे चेंज करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रखना, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाना, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बच्चों, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए, अब हम अपनी स्टडी कहां तक पहुंचाते हैं? वो ये है बच्चों, क्या कि सेंटेंस तक पहुंचते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, कहां तक पहुंचते हैं? सेंटेंस तक। तो आज ये बच्चों लोग सबसे पहले चलते हैं किस पर? इंडेफिनिट टेंस पर, ठीक है। इंडेफिनिट टेंस, इसके हमें क्या करना है बच्चों? इसके हमें इंडेफिनिट टेंस का क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। क्योंकि हमने सबसे पहले कह दिया था कि टेंस का वाक्य क्या होता है? एक्टिव वॉइस का वाक्य। तो दैट मींस इंडेफिनिट टेंस के वाक्य क्या हो गए? एक्टिव वॉइस का वाक्य। ए भी का मतलब क्या होता है? एक्टिव वॉइस। आपको किस में कन्वर्ट करने हैं? पैसिव वॉइस में, ठीक है। वाक्य देखते जाइए आप, वाक्य देखते जाइए। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम आपके सामने, ठीक है। एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, ठीक है। पैसिव वॉइस का मैंने स्ट्रक्चर बता दिया है आपको। क्या सबसे पहले क्या लगता है? ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। जो भी हेल्पिंग वर्ब, अब मैंने हेल्पिंग वर्ब भी बता दिया आपको कौन से टेंस में क्या लगता है, बता दिया आपको, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है ये भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। देन आफ्टर बच्चों अगर आपके पास सेकेंड ऑब्जेक्ट है तो सेकेंड ऑब्जेक्ट लगा दीजिए यहां पर, ठीक है। और सेकेंड ऑब्जेक्ट यहां पर जस का तस, ज्यों का त्यों, उसी रूप में लिखा जाएगा जिस रूप में आप लिखेंगे यहां पर, जिस रूप में वाक्य में लिखा हुआ होगा। और उसके बाद बच्चों अगर आपके वाक्य में एडवर्ब्स हैं तो एडवर्ब्स लिखे रहने दीजिए यहां पर। और उसके बाद सबसे अंत में बाय लगाएंगे और उसके बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट किस में होने चाहिए? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होने चाहिए। बोलिए हाँ या ना। ये जो बच्चों आपका ऑब्जेक्ट है वो किस में होना चाहिए? सब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब सारी बातें आप याद रखिए। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, मेन स्ट्रक्चर हो गया जिसको आप फॉलो करने वाले हैं। कौन से सेंटेंस के लिए? बाय असर्टिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के लिए। अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो मेन हेल्पिंग वर्ब को आप बाहर निकाल लीजिए। अगर WH वर्ड का है तो आप WH वर्ड लगा दीजिए, नो एनी प्रॉब्लम, ठीक है।
चलिए एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर मैंने आपको दे दिया, बहुत ही सिंपल सा है। स्ट्रक्चर ले रहे हैं हम लोग, स्ट्रक्चर ले लिया हमने, अब हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं बच्चों। सबसे पहला एग्जांपल्स ले रहे हैं हम लोग, वो है, अब बच्चों देखो मैं अपने मन से भी वाक्य को लिख सकता हूँ, बना सकता हूँ, है ना, बट मैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने बुक्स के उठाए हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूं, तो कुछ जो है ना सही गलत मत सोचना, है ना। देखिए, द बॉय थ्रोज द बॉल, द बॉय थ्रोज द बॉल आउटसाइड, बॉल आउटसाइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और सेंटेंस लिख लेते हैं बच्चों, वह है क्या कि सी washed the clothes in the morning, ठीक है, ओके। तीसरा सेंटेंस हम लोग बच्चों एक और सेंटेंस लिखते हैं, वो है आर यू teaching him English? Are you teaching him English? ठीक है, चलिए पहले इन सेंटेंसों को हम लोग बच्चों क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, देन आफ्टर मैं आपको नेक्स्ट पे लेके चलूंगा। चलिए इसके आंसर पे आ जाइए बच्चों। जैसे आप सेंटेंस को बनाने जाएंगे, सबसे पहले लिख लीजिए कि वह सेंटेंस कौन सा है। तो कौन सा सेंटेंस है ये? असर्टिव सेंटेंस है भाई, असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस है, असर्टिव कह लो या फिर अफर्मेटिव कह लो, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। बोलिए टेंस कौन सा है? सब्जेक्ट द बॉय थ्रोज, वर्ब का कौन सा फॉर्म है? पांचवा फॉर्म है, मतलब ये प्रेजेंट टेंस है, मतलब प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है आपका, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है। बोलिए हाँ है ना, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है। तो आप क्या करोगे, स्ट्रक्चर को फॉलो करो। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाओ। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? थ्रोज द बॉल, फेंकता है। क्या फेंकता है? बॉल को। तो बॉल आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इसको उठाओ और यहां लेके आओ। बॉल भाई नाम है यहाँ पर, ये तो नेम है, इसीलिए इसमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करना नहीं पड़ेगा। तो सीधा आप लिख दीजिए क्या? द बॉल। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मैंने आपको बता दिया था कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में क्या लगता है, तो आपको पता चला था कि इज MR लगता है। बॉल के लिए क्या आएगा यहां पर? इज आएगा। क्यों? क्योंकि बॉल सिंगुलर है, यहां नंबर में क्या है? सिंगुलर। बोलिए। तो बच्चों आपको पता है एम तो आपके आई के लिए लगता है, और इज और आर में से बस डिफरेंस क्या है कि इज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए लगता है और आर प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए लगता है। तो यहां पर द बॉल एक ही गेंद है ना, इसीलिए हमने इज लगाया है। समझ में आई बात? अब आपके पास मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म थ्रोज, थ्रो मींस फेंकना होता है, ठीक है ना। तो थर्ड फॉर्म क्या होगा? थ्रोन, ठीक है, थर्ड फॉर्म। उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्ट है क्या यहां पर? सेकेंड ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं है, ये आउटसाइड, ये तो प्लेस है बच्चों, दिस इज प्लेस, ठीक है, ठीक है। तो इसको भी अब जो वाक्य में बच रहा है उसको लिख लीजिए। तो क्या है ये? आउटसाइड, ठीक है। ये तो प्लेस है, मतलब एडवर्ब से बच्चों, ये तो एडवर्ब है आपका। ये क्या है आपका? एडवर्ब। तो हमने लिख दिया है आपको कि अगर सेकेंड ऑब्जेक्ट नहीं है ना वाक्य में तो छोड़ दीजिए, एडवर्ब को लिख लीजिए। एडवर्ब लिख दिया मैंने। अब बच्चों सबसे लास्ट में क्या लिख रहे हैं हम लोग? बाय, और देन आफ्टर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहां पर? द बॉय। द बॉय को इधर लेके जाओगे तो नाम है ये, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, और द बॉय का द बॉय ही हो जाएगा, ठीक है। और आपका वाक्य बिल्कुल सही हो चुका है, तालियां। द बॉल इज थ्रोन आउटसाइड बाय द बॉय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाइए। सी वाश्ड द क्लॉथ्स इन द मॉर्निंग। मैंने क्या कहा? सबसे पहले क्या डिफाइन कीजिए? सेंटेंस और टेंस। सेंटेंस कौन सा है ये? दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है ये? अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? क्योंकि हमने एक अफर्मेटिव सेंटेंस बना लिया है, तो मैं इसको जो है वो WH वर्ड सेंटेंस में कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है। देख लीजिए, when did, ठीक है, when did he wash, ठीक है, the clothes in the morning, ठीक है। when did, या when के बदले मैं बच्चों why लिख देता हूं, ठीक है।
व्हाई डिड ही वॉश द क्लॉथ्स इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब यहां प्रश्न वाला सीन लगाना पड़ेगा। अब ये सेंटेंस कैसा हो गया बच्चों, WH वर्ड, ये WH वर्ड सेंटेंस हो गया। टेंस कौन सा है, ये डिड लगा हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है बच्चों। कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बोलिए हाँ है ना, यस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जल्दी से मुझे बताइए सबसे पहले आप क्या लगाएंगे। हमने कहा था अगर इस वाले में सबसे पहले WH वर्ड आ जाए तो WH वर्ड लगा दीजिए। उसके बाद वॉइस के अनुसार से यहां पे हेल्पिंग वर्ब लगाइए, क्योंकि भाई WH वर्ड सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले WH वर्ड और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो है ना पेसिव वॉइस के अनुसार से यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा ना उसको लगाइए। तो पेसिव वॉइस में मतलब सिंपल पास्ट टेंस में, मतलब सॉरी ये सिंपल पास्ट कह ले या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस कह ले, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं हम लोग, वाज या वर लगाते हैं। तो अब क्या लगेगा यहां पे, वाज लगेगा या वर लगेगा, वाज लगेगा या वर लगेगा। तो भाई सबसे पहले ये तो पता कर लो कि तुम इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद जो तुम ऑब्जेक्ट लिखोगे वो ऑब्जेक्ट कौन है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, व्हाई डिड सी वॉश द क्लॉथ्स, धोती है, क्या धोती है, कपड़े। ऑब्जेक्ट ये है, इसको उठा के लाओगे ना यहां पर तो आ जाएगा द क्लॉथ्स, द क्लॉथ्स। बोलो है या नहीं है, द क्लॉथ्स बहुत सारे कपड़े, क्या आएगा इसमें से, वर्ड आएगा। ठीक है, वाई वर द क्लॉथ्स, ओके, वाई वर द क्लॉथ्स। उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद लिखोगे हेल्पिंग वर्ब, बाहर चला गया मेन वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वॉश का क्या होता है, वॉश्ड। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्ट है क्या, सेकेंड ऑब्जेक्ट वॉश द क्लॉथ्स इन द, नहीं है सेकेंड ऑब्जेक्ट एडवर्ब, इन द मॉर्निंग, कब, सुबह में, एडवर्ब है ये इन द मॉर्निंग, लिख दो इसको, वॉश्ड इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था यहां पर, ही को ले जाओगे वहां पर तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होना चाहिए। ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हीम, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हीम। पहला रूल मैंने आपको बता दिया था, रूल में बताया था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ही का क्या होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म हीम। ये देखिए वाक बिल्कुल तालियां बिल्कुल सही हो चुका है। Why were the clothes washed in the morning by him? बोलो कोई दिक्कत, चलो इसमें आ जाओ, इसके आंसर में आ जाओ। ठीक है, अरे इंडेफिनिट टेंस का लिख रहे थे ना हम लोग, सबसे पहले इंडेफिनिट टेंस देख रहे थे ना, इसको कहां से लेके आ गए हम लोग, इसको कहां से लेके आ गए, इसको तो नहीं लेके आ सकते ना हम लोग। इस सेंटेंस को लिखते हैं विल यू टीच हिम इंग्लिश, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, तो बच्चों ये सबसे पहले टेंस कौन, सॉरी सेंटेंस कौन सा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ये कौन सा है बच्चों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ओके। टेंस कौन सा है, सिंपल फ्यूचर। कौन सा बच्चों, सिंपल फ्यूचर या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट कह लो, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। बोलिए हाँ है ना। चलिए कैसे बनाएंगे आप, सबसे पहले आप यह तय कीजिए कि सब्जेक्ट को वहां बाद में ले जाइए, ऑब्जेक्ट को पहले लेके आइए। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर, पढ़ाते हो किसको, उसे, तो हिम को यहां लेके आओगे, तो हिम यहां आएगा तो सब्जेक्टिव फॉर्म में क्या हो जाएगा, ही। अब ही के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है सिंपल फ्यूचर टेंस में, विल बी। भाई वॉइस के अनुसार से मैंने बता दिया इससे पहले रूल में आपको, तो क्या आ जाएगा विल और बी। बच्चों ध्यान रहे यहां पर दो हेल्पिंग वर्ब है, विल और बी, तो पहला हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए और दूसरा हेल्पिंग वर्ब आप सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे, तो बी यहां पर आएगा, तो विल ही बी, हेल्पिंग वर्ब भी आपने लगा दिया और वॉइस के अनुसार से सब्जेक्ट भी लगा दिया। अब बोलो यहां पर क्या आएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है यहां पर, टीच, टीच का थर्ड फॉर्म क्या आएगा, टॉट। बोलो आया ना। अरे भाई सब हम लोग स्ट्रक्चर के अनुसार तो लगा रहे हैं, स्ट्रक्चर क्या कहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, हेल्पिंग वर्ब बाहर होना चाहिए, बट वॉइस के अनुसार से सिंपल फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, विल बी या शैल बी, ही के साथ क्या आएगा, विल बी। तो पहले हमने विल लगा दिया और सेकेंड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद, यहां पर सब्जेक्ट आता है कौन सा वाला, ऑब्जेक्ट वाला, ऑब्जेक्ट क्या आता है यहां पर, हिम को पहले लेके आए, क्या बन गया, ही, और सेकेंड आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन आफ्टर आप क्या लिखोगे,
अगर सेकेंड ऑब्जेक्ट है इस वाक्य में तो देखो सेकेंड ऑब्जेक्ट है क्या है, इंग्लिश, तो लगाओ इंग्लिश, ठीक है। कोई एडवर्ब है क्या, नहीं है, तो अब अंत में क्या लिखोगे, बाय, और फिर सब्जेक्ट, यहां पे क्या था सब्जेक्ट, यू, यू ऑब्जेक्ट के जगह पे जाएगा, तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है, तो ये यहीं का यही रह जाएगा। टेबल में देख लो, हम लोग टेबल में मैंने आपको बता दिया था, तो ये वाक्य आपका सही हो जाएगा। विल ही बी टॉट इंग्लिश बाय यू, ओके। तो बच्चों मैंने आपको, ठीक है, किसके, अफर्मेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड WH वर्ड सेंटेंस तीनों करवा दिए। मैंने प्रेजेंट का भी करवा दिया वाक्य, पास्ट का भी करवा दिया, फ्यूचर का भी करवा दिया। कोई दिक्कत, एक साथ हमने इंडेफिनिट टेंस सभी के देख लिया। चलो तीनों प्रकार मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको आगे लिए चलता हूं, मिटा दिया जाए इसे। चलो टेंस कौन सा आ जाएगा भाई, कंटिन्यूअस टेंस आ जाएगा। अब कौन सा टेंस आ जाएगा, कंटिन्यूअस टेंस। आप सबको पता है कंटिन्यूअस में केवल हम लोग किसका एग्जांपल लेने वाले हैं, पास्ट का और प्रेजेंट का, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस में नहीं बनाई जाती है, ठीक है। यस, चलिए आ जाइए। सबसे पहले एग्जांपल ले लें हम, किसका, कंटिन्यूअस टेंस का। कौन से कंटिन्यूअस, तीनों का कंटिन्यूअस, सॉरी दोनों का कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस एक साथ हम लोग सबको देख रहे हैं। कंटिन्यूअस टेंस पे आ जाइए। सबसे पहले एग्जांपल लिख लूं मैं कंटिन्यूअस का, चलिए लिख लेते हैं हम लोग। वो है बच्चों, सी इज मेकिंग टी, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल ले रहे हम लोग, दैट इज why are the boys playing football, why are the boys playing football, ठीक है। चलिए केवल दो सेंटेंस लेते हैं बच्चों हम लोग। देखिए बच्चों, सी इज मेकिंग टी, आपको पता है सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट जगह, ऑब्जेक्ट यहां पर आएगा, बना रहा है, क्या बना रहा है, चाय। क्या का जवाब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का, है ना भाई, क्या का जवाब क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पे, बोलो। तो टी का यहां पे लेके आओगे तो टी तो नाम है ना, नाम का कोई बदलाव नहीं होगा, टी का टी ही आ जाएगा। कंटिन्यूअस टेंस में भाई सबसे पहले ये पहचानो कि ये कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंस कौन सा था, ये था बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस, बोलो आया ना, अफर्मेटिव सेंटेंस। टेंस कौन सा था, प्रेजेंट का टेंस था, ये प्रेजेंट का टेंस था, बोलो आया ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला वाक्य था। तो भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, इज एम आर तो लगता ही लगता है, प्लस उसके साथ बीइंग लगता है, तो टी के साथ क्या आएगा, इज ही आएगा, क्योंकि ये नाम है, नाम के साथ सिंगुलर लगाते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या आ जाएगा यहां पर, बीइंग आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब का फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब तो आपने लगा दिया, इज बीइंग, ये इज बीइंग क्या है यहां पर, हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो मेकिंग का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा यहां पर, मेड, बोलिए हाँ या ना। और उसके बाद क्या लगाओगे, सेकेंड ऑब्जेक्ट है क्या, सेकेंड ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, एडवर्ब है क्या, नहीं है, फिर क्या लगाओगे, बाय, लगा दिए। और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आता है यहां पर, सी जाएगा वहां पर, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हर, बन गया वाक्य, तालियां, सही हो गई। टी इज बीइंग मेड बाय हर। अब इसके आंसर पे आ जाओ, बोलो जल्दी से, क्या होगा, वाई आर द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल। भाई सेंटेंस कौन सा है, WH वर्ड है, WH वर्ड। भाई ये टेंस किसका है, आर, भाई प्रेजेंट का ही है, प्रेजेंट का ही है, क्यों ना हम लोग इसको पास्ट का बना ले, तो यहां हम लगा देते हैं वर, ठीक है। बहुत ही साधारण सा काम है इसको पास्ट का बनाने का, तो मैंने इसको किसका बना दिया बच्चों, पास्ट का बना दिया, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो आज भाई WH वर्ड, तो WH वर्ड सीधा का सीधा आता है। उसके बाद बदला हुआ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार से लगती है, सब्जेक्ट के अनुसार से,
तो सब्जेक्ट पहले लेके आओ ना, बॉयज बाद में जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, खेल रहा है क्या, फुटबॉल, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, फुटबॉल आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। इसके अनुसार से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लाएगा, क्या लाएगा भाई, वाज और वर। हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में क्या लगता है, वाज वर प्लस बीइंग लगता है। तो बोलो यहाँ पर फुटबॉल के लिए क्या लाएगा, वाज, क्योंकि फुटबॉल तो नाम है ना, तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगा। फुटबॉल नाम है, खेल का नाम है ना, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगा। और वाज के साथ बीइंग भी लगाओगे तो सेकेंड जो हेल्पिंग वर्ब है बच्चों वो बाद में लगाओगे आप, है ना। इंटेरोगेटिव एंड WH वर्ड में अगर आपके पास दो हेल्पिंग वर्ब है तो एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले और दूसरा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में लगाओगे, ठीक है। अब अगर ये सब लगा दी तो मेन वर्ब का फॉर्म लगाओ। मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, प्लेइंग, तो प्लेइंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड। बोलो आया ना। और ये लगा दिए तो सेकेंड ऑब्जेक्ट है क्या, सेकेंड ऑब्जेक्ट नहीं है, एडवर्ब है क्या, नहीं है। फिर क्या लगाओगे, बाय, लगा दो बाय। फिर क्या लगाओगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, द बॉयज। द बॉयज आपका नाम है तो ये कोई परिवर्तन नहीं आएगा और सीधा का सीधा यहाँ आके बैठ जाएगा। वाक्य बिल्कुल सही हो चुका है, तालियां। Why was football being played by the boys? लड़कों के द्वारा फुटबॉल क्यों खेली जा रही है। बच्चों ये देखो कंटिन्यूअस टेंस भी खत्म कर दिया मैंने और तुम हो कि अब तक सो रहे हो, कंटिन्यूअस भी खत्म कर दिया मैंने। चलो आ जाओ अब परफेक्ट पे आते हैं, क्योंकि ये आपके वॉइस का लास्ट होगा, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो हम लोग बनाते नहीं है। तो ये आपके वॉइस का क्या है, लास्ट है ना, लास्ट टेंस का वाक्य वॉइस का, है ना। चलिए चलो बच्चों आ जाओ, अब हम लोग किस पे आ रहे हैं, परफेक्ट पे। तो लिख लो परफेक्ट, कौन सा, परफेक्ट, परफेक्ट टेंस पे आ जाओ, परफेक्ट पर। एग्जाम्पल ले लो परफेक्ट का पहले, बोलो हाँ या ना। लेते हैं एग्जाम्पल परफेक्ट का। She has cooked food. She has cooked food. She has cooked food for the guests. For the guests. ठीक है, ओके बच्चों। चलो ये लो भाई, ये लो, कोई दिक्कत। चलो सेकेंड वाक देखो। सेकेंड वाक है, रेनू हैड लॉक्ड द गेट। रेनू है ना, हैड रेनू लॉक्ड द गेट, ठीक है, बिफोर सी वेंट आउट, ठीक है। चलिए या दो वाक बना ले, बोले को दिक्कत। चलिए दो वाक बना लीजिए, देखिए दो वाक क्या होगा, आंसर देखिए आप भाई। ये सबसे पहले सेंटेंस कौन सा है, सी हैज कुक्ड फूड फॉर द गेस्ट। सेंटेंस कौन सा वाला, अफर्मेटिव, सकारात्मक वाक्य है ये, है ना, तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। टेंस कौन सा है, हैज कुक्ड, प्रेजेंट का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, तो प्रेजेंट का है ये, ठीक है बच्चों। किसका है, प्रेजेंट का वाक्य है या नहीं है, क्योंकि परफेक्ट तो आपने ऊपर ही लिख दिया है। तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले बच्चों ऑब्जेक्ट लगाओगे। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट को बाद में लिखोगे, ऑब्जेक्ट पहले लिखोगे। बनाया, क्या बनाया, फूड बनाया, तो सबसे पहले लिखोगे फूड, है ना। उसके बाद बदला हुआ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या लगेगा, फूड के साथ, फूड नाम है, नाम के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगा और इसके साथ बीन भी लगेगा, है ना, बीन नया हेल्पिंग वर्ब, है ना। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कुक्ड, कुक्ड तो थर्ड फॉर्म में ही है, तो कुक्ड का कुक्ड लगा दो, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्ट है क्या यहाँ पर, नहीं है ना भाई, है बनाया, किसके लिए बनाया, फॉर द गेस्ट्स, फॉर द गेस्ट्स, तो लिख दो आप कुक्ड फॉर द गेस्ट्स, ठीक है, ये लिख दो। फिर अंत में क्या लगाओगे, बाय और प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सी, तो सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हर। बोलो हाँ या ना भाई। सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है वो भी अगर तुम खोज रहे हो, अब तक तुम्हें ये भी नहीं आता, तो फिर तुम निकम्मे हो, ठीक है। चलो इंट्रोगेटिव कैसे लगा दिया हमने यहां पर,
लगता है हम भी निकम्मे हो रहे हैं क्या? नहीं भाई। फूड हैज बीन कुक्ड फॉर द गेस्ट बाय हर, वाक्य बिल्कुल सही हो चुका है। यहां पर आ जाइए, सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हैड पहले लगा हुआ है ना, बोलो है आना, ठीक है। उसके बाद हैड लगा हुआ है, मतलब पास्ट का वाक्य है, पास्ट परफेक्ट। बोलो, चलो आ जाओ। अब तुम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव वाक्य में, तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब तो पहले बाद में लगाओगे ना, या फिर पहले तुम लगा दो, क्योंकि तुम्हें पता है हैड तो हैड आएगा ही आएगा, और सेकेंड जो हेल्पिंग वर्ब जो बीन है वो तो बाद में आएगा, एक सब्जेक्ट लगने के बाद। तो सब्जेक्ट यहां पर क्या रहेगा? रेनू लॉक्ड द गेट, लॉक कर दिया क्या? गेट, तो यहां पर गेट आ जाएगा, हैड द गेट, ठीक है। उसके बाद दूसरा हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या लगेगा? बीन। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, लॉक्ड का थर्ड फॉर्म क्या होगा? लॉक्ड ही होगा, है ना? यस। उसके बाद बिफोर सी वेंट, बच्चों ये सेकेंड वाक्य है, ये हमारे कंजंक्शन वर्ड से इसको जोड़े गए हैं, ठीक है ना? दिस इज योर रिलेटिव प्रोनाउन जिससे हम लोग इसको जोड़े हैं, है ना? तो बच्चों इस वाले सेंटेंस को तुम बाद में लिखना, पहले पहला वाला सेंटेंस पूरा कर लो। दैट मीन्स तुम्हारे गेट के बाद कुछ नहीं है तो तुम इसमें बाय लगा दो, और उसके बाद यहां जो रेनू था, रेनू का यहां क्या आ जाएगा? नेम है तो नेम का नेम ही आ जाएगा, है ना? तो क्या हो गया? हैड द गेट बीन लॉक्ड बाय रेनू, और उसके बाद ये सेकेंड वाक्य जो है आपके वो लिख दो, तो क्या आ जाएगा? बिफोर सी वेंट आउट, बिफोर सी वेंट आउट। तो वाक्य आपका बन जाएगा, और लास्ट में क्या लगा दोगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत समझ में आया क्या जो मैंने समझाया? नहीं आया ना? आएगा भी नहीं, क्योंकि आप बिल्कुल, बोल दूं, क्योंकि आप बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल what shall I cook food? Oh ho, what shall I have cooked food? Have cooked food, ये खुद से बना के बताओ भाई, कौन सा सेंटेंस है ये? व्हाट लगा हुआ है ना, WH वर्ड है, बोलो भाई। टेंस कौन सा है? शैल और हैव लगा हुआ है, मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, बोलो हाँ या ना? कैसे बनाओगे भाई? WH वर्ड तो सबसे पहले लगेगा, तो व्हाट का व्हाट लगा दो, बोलो हाँ या ना? हेल्पिंग वर्ब क्या लगा यहां पर? शैल हैव बीन, तो भाई शैल तो लगेगा ही लगेगा। हाँ, शैल के बदले विल भी लग सकता है, तो क्या आएगा यहां पर? ऑब्जेक्ट क्या आएगा? आए तो बाद में जाएगा, बनाया क्या? भोजन, फूड, तो भाई सबसे पहले तो फूड आएगा, तो दैट मींस फूड के लिए आपका यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा? विल, है ना? उसके बाद इस ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? नहीं समझ में आ रही रे? एक ही हेल्पिंग वर्ब लगाओगे ना पहले, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है ना। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार से? जो पेसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब लगता है। फिर उसके बाद क्या लगाते हो? ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टिव फॉर्म में लिख दिए ना। अब जो हेल्पिंग वर्ब और बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब जो बच रहे हैं उसको बाद में लगाओ ना। तो इसमें फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? पहले बता दिया, इससे पहले मैंने रूल बता दिया ना आपको। फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगता है? विल हैव बीन या शैल हैव बीन, तो हैव बीन अभी बच रहा है ना, तो उसको तो बाद में लिखोगे ना, लगा दिए। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ ना, थर्ड फॉर्म क्या होगा? कुक्ड, कुक्ड का कुड ही होगा। अरे बोलो, स्ट्रक्चर तुम्हारे पास है, पहले हेल्पिंग वर्ब पूरा लगा लो, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ। सेकेंड ऑब्जेक्ट है क्या इस वाक्य में? कुछ नहीं है। एडवर्ब्स है क्या? नहीं है। फूड के बाद तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। फिर क्या लगाओगे? बाय लगा दो। फिर सब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। आई, सब्जेक्ट को उधर ले जाओगे, लेकिन किस फॉर्म में? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? मी होता है। देखो वाक्य बन के तैयार है, तुम तब से गाना गा रहे हो। What will food have been cooked by me? वाक्य बन के तैयार है। तो ये लो, परफेक्ट का वाक्य भी खत्म हो गया आपका, तीनों टेंस के खत्म हो गए, तीनों सेंटेंस खत्म हो गए। एसर्ट, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड, देख लो खत्म हो गया। चलो उसके बाद है बच्चों किसका वाक्य? किसका वाक्य? किसका वाक्य? इसके बाद किसका वाक्य? तो बच्चों इसके बाद हम लिखने वाले हैं वो है गोइंग टू। किसका वाक्य?
गोइंग टू, ये वाले भी पेसिव वॉइस बनाने के लिए आ सकता है, ठीक है। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कैसा होगा इसका देखने में, तो लिखा होगा बच्चों, आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू लॉक द गेट, आई एम गोइंग टू लॉक द गेट, आई एम गोइंग टू लॉक द गेट, मैं गेट बंद करने जा रहा हूं, जिसको भी जाना है अपने अपने घर चले जाओ, है ना। यस, ये एक्टिव वॉइस हो जाएगा। पेसिव वॉइस इसका कैसे बनाओगे, पहले मैं स्ट्रक्चर दे देता हूं, उसके बाद इसको लिख लेना। सबसे पहले हम लोग बच्चों ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ये तो सब्जेक्ट था आपका, सब्जेक्ट जाएगा बाद में, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, बोलो आया ना, कोई दिक्कत। उसके बाद बच्चों यहां पर वॉइस के अनुसार से जो भी हेल्प वर्ब आएगा, किसके अनुसार से, पेसिव वॉइस के अनुसार से जो भी हेल्प वर्ब लग रहा होगा वो लगाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, गोइंग लगाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या लगाओगे, यहां पर बच्चों टू लगाओगे, उसके बाद क्या लगाओगे, बी लगाओगे, उसके बाद क्या लगाओगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे, उसके बाद क्या लगाओगे, अगर कोई सेकंड ऑब्जेक्ट है तो सेकंड ऑब्जेक्ट लगा दो यहां पर, कोई दिक्कत। अगर एडवर्ब है तो एडवर्ब लगा दो, कोई दिक्कत। और उसके बाद बाय लगा दो, और उसके बाद क्या लगा दो, सब्जेक्ट लगा दो, कोई दिक्कत। वही स्ट्रक्चर है जो पहले लिखे थे, बस इतना ही अंतर है, यहां पर टू के बाद बी लगा दो, भाई ये मिटा दो, जो हेल्प वर्ब आपके मुख्य सेंटेंस में था ना वही हेल्प वर्ब लगा देना यहां पर, ठीक है। बट ऑब्जेक्ट के अनुसार से, यहां पर ऑब्जेक्ट के अनुसार से हेल्प वर्ब लगाना। पेसिव वॉइस के लिए जो भी हेल्प वर्ब आता है वो मत लगाना, पेसिव वॉइस का कंडीशन यहां फॉलो किया जा रहा है, टू के बाद बी लगाना। बनाओ इस वाक्य को, ऑब्जेक्ट क्या आएगा यहां पर, गोइंग टू लॉक, लॉक करने जा रहा हूं क्या, गेट, तो सबसे पहले क्या लिखोगे तुम, द गेट, ठीक है। गेट के लिए हेल्प वर्ब क्या आएगा, इज आएगा, वॉइस के अनुसार से नहीं, इज एम आर के लिए क्या आएगा, हेल्प वर्ब इज आएगा, बोलो है ना। उसके बाद क्या लगाओगे, गोइंग लगाओगे, ठीक है। हाँ भाई, वॉइस के अनुसार से बदल करके नहीं, इज एम आर प्लस बीइंग ऐसा मत लगा देना, गलत है। पेसिव वॉइस का कंडीशन यहां फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। तो गोइंग आ जाएगा, उसके बाद टू लगाओ, उसके बाद क्या लगाओ, बी लगाओ, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, टू लॉक, लॉक लॉक मींस क्या होता है, ताला लगाना, तो लॉक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, लॉक्ड, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, सेकेंड ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, एडवर्ब्स कुछ भी नहीं है, तो क्या लगाओगे, बाय, और बाय लगाने के बाद तुम यहां पर जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखो, क्या आ जाएगा, मी, बोलो वाक्य बन गया। द गेट इज गोइंग टू बी लॉक्ड बाय मी, मेरे द्वारा गेट बंद किया जा रहा है, जिसको जाना है जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग बच्चों, वो क्या है, दैट was the teacher going to punish the students। भाई बड़ा सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा हमारा जो है ना रूल है, वो रूल सिंपल सा क्या है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओ, वाज का वाज लगा दो, लेकिन कब, द टीचर बाद में जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, टू पनिश, है ना, पनिश करना, पनिश करोगे किसको, भाई किसको, स्टूडेंट्स को, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स है, यहाँ पे क्या लगाओगे, द स्टूडेंट्स, बोलो है ना। स्टूडेंट्स के लिए हेल्प वर्ब क्या आएगा यहाँ पर, वर आ जाएगा, बिल्कुल वर आएगा, तो वर द स्टूडेंट्स, उसके बाद गोइंग का गोइंग ही लगाओ, बोलो आया ना। उसके बाद टू लगाओ, हाँ यहां पर बी लगाओ, इतना ही चेंज होना है, यहां पर टू के बाद बी लगाओ, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, पनिश का थर्ड फॉर्म क्या होगा, पनिश्ड, बोलो है ना। और द स्टूडेंट तो बाद में जाके लगा दिए, तो तुम लास्ट में अब क्या लिखने वाले हो, बाय, और फिर सब्जेक्ट यहां पर क्या था, द टीचर उधर जाएगा, तो टीचर तो नाम है ना, नाम का कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, द टीचर, ठीक है। तो बाय द टीचर, वाक्य बन के तैयार है आपका। वर द स्टूडेंट्स गोइंग टू बी पनिश्ड बाय द टीचर, वाक्य बन के आपका तैयार है, कोई दिक्कत। चलिए, तो बच्चों आपका गोइंग टू का भी वाक्य खत्म हो गया है, गोइंग टू का भी वाक्य खत्म हो चुका है। अगर इसका WH वर्ड आ जाए तो बस इंट्रोगेटिव के पहले WH वर्ड लगा देना, तुम जैसे इंट्रोगेटिव का बनाते हो ना वैसे ही बना देना, और उसके सबसे पहले WH वर्ड लगा देना, जो भी उस सेंटेंस में हो, बन जाएगा। अब आ जाओ, अब गोइंग के बाद बच्चों हम लोग चलते हैं
वो है मॉडल वर्ब पे। किस पर? मॉडल वर्ब वाला सेंटेंस। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल देख लो। क्या? आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम नाउ। आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम नाउ। मैं अभी समस्या का हल निकाल सकता हूं। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? स्ट्रक्चर देख लो। पहले कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद जो भी मॉडल वर्ब लगा हुआ है वो मॉडल वर्ब लगा दो। मॉडल वर्ब कहते हैं इसको, मॉडल वर्ब लगा दो। उसके बाद क्या लगा दोगे भाई? बी लगा दो। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो। उसके बाद अगर कोई सेकंड ऑब्जेक्ट है तो सेकंड ऑब्जेक्ट लगाओ, एडवर्ब है तो एडवर्ब लगाओ, और उसके बाद अंत में बाय और प्लस सब्जेक्ट लगाओ। बस इतना ही अंतर है। एडवर्ब का काम कहां किया जा रहा है? मॉडल वर्ब के जस्ट बाद बी लगा दो। बस इतना ही अंतर है। बाद बाकी वैसे वैसे बनेगा। क्या बन जाएगा यहां पर? आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। सॉल्व कर सकते हो क्या? प्रॉब्लम। तो यही आपका ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले लगाओ द प्रॉब्लम। बोलो आया ना। उसके बाद क्या लगाओगे? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या लगेगा यहां पर? कैन। उसके बाद क्या लगाओगे? बी। वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉल्व का थर्ड फॉर्म क्या होगा? सॉल्व्ड। बोलो आया ना। उसके बाद वाक्य में क्या बच रहा है? नो, तो नो लगा दो। उसके बाद अंत में क्या लगाओगे? बाय और प्लस सब्जेक्ट। तो बाय लगा दिया और आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? मी। देखो वाक्य बन के तैयार है, एकदम गर्मा गर्म। द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड नाउ बाय मी। ठीक है, चलो कोई दिक्कत? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक और एग्जांपल देख लो, देख लो भाई। शुड यू ओबे योर फ्रेंड्स, या फिर शुड बी ओबे योर पेरेंट्स। ठीक है, ये देखो, शुड यू ओबे योर पेरेंट्स। क्या तुम्हें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, आज्ञा करना चाहिए? शुड यू ओबे योर पेरेंट्स। शुड क्या है आपका? मॉडल वर्ब। अरे मॉडल वर्ब कौन कौन होता है? कैन होता है, कुड होता है ना, शुड होता है। ठीक है, और कौन होता है? शैल होता है, और कौन होता है? विल होता है, और कौन होता है? माइट होता है, और कौन होता है? मे होता है। ठीक है ना, यस। और कौन होता है भाई? विल होता है ना। विल का तो लगा दिया तुमने, उड होता है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या क्या बताऊं मैं तुम्हें? शुड होता है, शुड लगा दिए क्या? शैल लगा दिए क्या? शैल भी लगा दिए, विल भी लगा दिए, है ना। अब क्या बच रहा है भाई? अब क्या बच रहा है ना? मे भी तुमने लगा दिया, माइट भी लगा दिया, ओहो यूज्ड टू लगा दो। ठीक है, और क्या लगाओगे? ऑट लगाओ, है ना, और टू लगाओ, और क्या लगाओगे? और क्या लगाओगे भाई? नीड लगाओगे। यही सब मॉडल वर्ब है हमारे। देख लो कितने मॉडल वर्ब बता दिए मैंने तुम्हें। ये सारे मॉडल वर्ब है हमारे। बोलो है ना। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 मैंने तुम्हें बता दिया। ओके, कैन, कुड, मे, माइट। ठीक है, शैल, शुड एंड विल, वुड, यस, सब फॉलो हो गया। मे, माइट भी हो गया, यूज्ड टू और टू, नीड। ओके, चलो ये आपके मॉडल वर्ब है ना। तो यहां पे क्या करोगे? सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हाबी में भी आएंगे, तो यहां तो शुड ही आएगा, क्योंकि शुड पर प्रभाव नहीं पड़ता है। किसका? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। शुड तो एक ही है, अकेला है बेचारा। यू आपका सब्जेक्ट था, बाद में जाएगा, पहले वाला बाद वाला पहले आएगा। यू शुड ओबे, मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए भाई? यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। तो भाई ओबे, आज्ञा का पालन करना चाहिए। किसके आज्ञा का पालन? किसको करना चाहिए पालन भाई? किसके आज्ञा का पालन? योर पेरेंट्स। तो क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा बच्चों योर पेरेंट्स। ठीक है, यस। भाई किसको पालन करें हम? माता पिता के बातों को, है ना। माता पिता को हम लोग, है ना, ओबे करें, उनके आदेशों का पालन करें, है ना। तो आ जाएगा योर पेरेंट्स आपका ऑब्जेक्ट, यूज आएगा बाद में। चलो हेल्पिंग वर्ब आ गया, योर पेरेंट्स भी आ गया। उसके बाद क्या लगाओगे? बी। मॉडल वर्ब को तुमने पहले लगा दिया, मॉडल वर्ब को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले निकाल दोगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओगे, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? बी, तो बी लगा दो। वर्ब का थर्ड फॉर्म, ओबे का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ओबेड। बोलो आया ना। उसके बाद बाय लगा दो। बोलो आया ना। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है यहां पर? यू का क्या होगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? यू ही होगा। ये देखो कितना मस्त वाक्य बन गया।
शुड योर पेरेंट्स बी ओबेड बाय यू। खतरनाक। चलो, तो मॉडल वर्ब भी आपका मैंने खत्म कर दिया, 2 वाक्य मैंने आपको बता दिया। बाद बाकी ढेर सारे वाक्य आप निकालिए और बनाइए, क्योंकि हर मैंने आपको स्ट्रक्चर भी दे दिया है ना। चलो अब नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। दैट इज बच्चों अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। हमारे पास नेक्स्ट क्या है? अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। बच्चों कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो अनइम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, और उसको ऑब्जेक्ट के जगह पे हम लोग नहीं लगाते हैं। सब्जेक्ट से आप किस में ट्रांसफर नहीं करोगे? ऑब्जेक्ट में। उसको ऑब्जेक्ट की जगह तक लेके नहीं जाओगे, ठीक है, नहीं जाओगे। समझ में आई बात? सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक नहीं ले जाओगे। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो अनइम्पोर्टेंट होते हैं पैसिव वॉइस के वाक्य में, जैसे एग्जाम्पल या फिर नेम क्या क्या है? पीपल, ठीक है, वी, ठीक है, उसके बाद पीपल, वी, देन आफ्टर ऑल ऑफ देम, ठीक है, चिल्ड्रेन, ओके, उसके बाद एवरीवन, एवरीबॉडी, ठीक है, समवन, समबडी, ठीक है, समबडी, ठीक है, यस, वन, ओके, यस, नेक्स्ट। यही है जो बच्चों आपको फॉलो करना है, ठीक है। ये सब सारे हैं। एक और आप लिख सकते हो यहां पर, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण छूट गया था, वो है दे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसको आपको ऑब्जेक्ट की जगह पर नहीं ले जाना है। एग्जांपल देख लो, पीपल, ठीक है, पीपल कुड मेक द फूड, फूड, ठीक है, लोग जो है वो खाना बना सके, है ना। यस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैसे बनाओगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट जाए, सब्जेक्ट जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट जगह। ऑब्जेक्ट क्या यहां पर? बनाना है, क्या? खाना। तो द फूड, ये तो आपका साइड बन गया। उसके बाद क्या लगा रहा है? कुड। तो कुड तो बच्चों मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद क्या लगाते हैं हम लोग? बी लगाते हैं। बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? मेड। उसके बाद सब्जेक्ट को बाद में पीपल, मैंने अभी भी कह दिया अनइम्पोर्टेंट का मतलब क्या होता है? अमहत्वपूर्ण, ठीक है, अमहत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स, कर्ता, है ना। जिस कर्ता को ऑब्जेक्ट की जगह पे जाके नहीं लगाना है, मतलब यहां पर बाय पीपल नहीं लिखना है गलती से भी, ठीक है, नहीं लिखना है। वाक्य आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा। समझ आई क्या बात? हाँ, एक और एग्जांपल ले लो भाई। Someone is waiting, है ना। someone is waiting for you in the room, ठीक है। ये लो, बनाओ इसको। क्या बनाओगे? someone, देख लो someone लिखा हुआ है क्या? देख लो, नहीं, इसको बाद में जाके नहीं लगाना है। तो ऑब्जेक्ट को इधर से उठा के ले आओ। someone is waiting for you, तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। किसका इंतजार कर रहा है? for you, तुम्हारा। तो तुम ही ऑब्जेक्ट हो, ठीक है ना। तो you आ जाएगा सबसे पहले। उसके बाद you के लिए यहां पर is, तो you के लिए तो आर आता है। और ये कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस टेंस में, और वो भी कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो उसके लिए आर के साथ क्या आता है? बीइंग। कंटिन्यूअस टेंस में तो एक नया एलिमेंट जुड़ता है, वो क्या है? बीइंग। बोलो, है ना। बी के बाद आपका थर्ड फॉर्म, वेटिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ठीक है, वेटेड, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा? समवन बाद में जाएगा नहीं, यू को आपने इधर ले आया, ठीक है। तो वेटेड फॉर,
ये 4 का 4 रह जाएगा और क्या आ जाएगा, इन द रूम, इन द रूम, बोलो है ना। और वाक्य आपका बन गया, क्योंकि समवन को बाद में जाके हम लोग नहीं लिखने वाले है ना, अंत में बिल्कुल भी बाय समवन नहीं लिखने वाले हैं, वरना ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आप उसको बिल्कुल मत लिखना, ठीक है ना, ऐसा मत लिखना है ना, ऐसा बिल्कुल भी आप मत लिखना, गलत होगा, है ना। चलिए, तो यह भी आपका आ गया अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। देख लो, याद कर लो, तुम अच्छे से याद कर लो। क्या मैं मिटा दूं क्या आपका, बोलो, बैठना दो, चलो मिटा दिया। देख लो, इतने ही अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, इनको याद कर लो। मुझे तो याद है, आप भी याद कर लो, ठीक है। चलो, अब है बच्चों, वो है क्या, इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। लास्ट, इसके बाद मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। लास्ट देख लो, इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, आदेश वाला वाक्य बच्चों, किसका वाला, आदेश वाला। देख लो, एक्टिव वॉइस में वाक्य कैसा होगा, लिखा होगा ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो, है ना, यस, ओपन द विंडो, ठीक है। तो कैसे बनाओगे, एक्टिव वॉइस का ये वाक्य दे रखा है, पेसिव में कैसे बनाओगे, सुन लो, पेसिव का स्ट्रक्चर पहले सुन लो, स्ट्रक्चर सुन लो पहले पेसिव का। तो क्या लिखोगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट लगा दोगे, ठीक है, उसके बाद बी लगाओगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे, ठीक है, और उसके बाद कुछ भी नहीं लगाओगे, जो भी वाक्य में शेष बच रहा है उसको लिख देना इसके बाद, ठीक है। चलो, आंसर लिख लो फटाफट जल्दी से। क्या लिखोगे, लेट, उसके बाद द विंडो, भाई खोलना है क्या, खिड़की, क्या ही तो ऑब्जेक्ट होता है ना, तो लगा दो यहां पर लेट द विंडो, ठीक है, विंडो, फिर क्या लगाओगे, बी, है ना, उसके बाद थर्ड फॉर्म ओपन, ये क्या है, वर्ब है आपका, फर्स्ट फॉर्म में ओपन मींस खोलना, उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ओपनड, ठीक है, लेट द विंडो बी ओपनड। उसके बाद कुछ नहीं, वाक्य में कुछ नहीं बच रहा था, खत्म हो गया हमारा वाक्य, ठीक है। चलिए एक सेंटेंस लिख लीजिए आप, राइट अ लेटर टू योर फादर, राइट अ लेटर टू योर फादर, राइट अ लेटर टू योर फादर, राइट अ लेटर टू योर फादर। कैसे बनाएंगे आप, आंसर, सबसे पहले लेट लगाइए, ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर, लिखो, क्या लिखो, लेटर, ठीक है ना, तो लेट अ लेटर, लेट अ लेटर, उसके बाद क्या लगाओगे, बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटर्न, है ना, यस, रिटर्न, उसके बाद क्या लगाओगे, टू योर फादर, रिटर्न टू योर फादर, बोलो है ना, बन गया, लेट अ लेटर बी रिटर्न टू योर फादर। मैंने बोला था ना, वहां में जो शेष बच रहा है, सबसे पहले लेट लगाओगे, सबसे उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद बी लगाओगे, उसके बाद भाव का थर्ड फॉर्म लगाओगे, और उसके बाद जो भी वाक्य में शेष बच रहा है उसको लगा दोगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो, तो भाई मुझे तो बिल्कुल सब कुछ आपको समझाने के लिए दायित्व दी गई थी और मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब आपका दायित्व बनता है इन सब चीज को सोल्व, है ना, समझ करके यूज करने का। एक और चलो मैं इसमें बता देता हूं, क्या क्या बच्चों, कि प्लीज वाला, एक इंपरेटिव प्लीज वाला हो सकता है आपका, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन, ठीक है। ये एक ऐसा वाक्य हो सकता है बच्चों, प्लीज से आपका जो है ना सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। तो आप क्या करना, प्लीज वाले वर्ड को हटा देना और उसके बाद लिख देना एक सेंटेंस ही जोड़ देना इसमें, क्या, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू। इतना तुम याद कर लो, इतना तुमको खुद से जोड़ना है, किसको हटा करके, प्लीज को हटा करके बच्चों, प्लीज को हटा करके इतना शब्द लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, किसको हटा करके, प्लीज को हटा करके, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपका सेंटेंस है ना, इस टू के बाद तुम फोटो कॉपी कर देना, उसके बाद तुमको क्या करना है, सेंटेंस को फोटो कॉपी, क्या, गिव मी योर पेन, गिव मी योर पेन, और आपका वाक्य हो जाएगा, बन जाएगा खतरनाक तरीके से। तो बच्चों आपका मैंने पेसिव वॉइस बिल्कुल खत्म कर दिया है, मेरी तरफ से आपका पेसिव वॉइस एकदम एंड हो चुका है, आपको मैंने सब कुछ बता दिए।
कुछ भी छूटा नहीं है। अब आपको ढेर सारी पढ़ाई करनी है, इनका आनंद लेना है और कल एग्जाम खूब अच्छे से दे के आनी है। ठीक है बच्चों, बिना कोशिश किए नौका पार नहीं होती और जो कोशिश करे उसकी कभी हार नहीं होती। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। मेहनत जी तोड़ करना पड़ेगा, दिन रात करना पड़ेगा, जुनून के साथ करना पड़ेगा। एक अलग जुनून ही इंसान को एक अलग स्तर तक ले जाता है। यह बात याद रखो, इस बात पर विश्वास रखो। किसी महान आत्मा ने कहा था कि महान महान सोचो, महान महान खाओ पियो और महान महान काम करो। ठीक है, थैंक यू, गुड लक, सावधान, सतर्क, थैंक यू।